प्लीज़ मेरी मदद कीजिए, वो आदमी मुझे मार डालेगा। 18 साल की दीपिका कॉलेज की यूनिफॉर्म में पूरी तरह भीग चुकी थी। प्रिंस की नज़र उसके कांपते हुए अस्तित्व पर टिक गई। उसने बिना कुछ सोचे उसे तुरंत कार में बिठाया और अपने फ्लैट पर ले आया। डर के कारण दीपिका बेहोश हो चुकी थी। उसके शरीर में तेज बुखार था। भीगे कपड़े बदलना जरूरी था ताकि उसकी तबीयत और न बिगड़े। प्रिंस, जिसे दुनिया गैंगस्टर कहकर पुकारा करती थी, जिसके सीने में दिल नहीं बल्कि पत्थर था, लेकिन सामने बेहोश पड़ी लड़की उसके दिल की दुनिया हिला चुकी थी। वो उसके गाल थपथपाते हुए उसे होश में लाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन ठंड से उसका पूरा शरीर जमने लगा था। प्रिंस के पास अब एक ही तरीका था उसे होश में लाने का, कि उसके वजूद से भीगे हुए कपड़े हटाकर उसके शरीर को गर्म करना। कमरे की लाइट बंद करके उसने अपनी शर्ट के बटन खोले और फिर पूरा आसमान अब बादलों से घिरा हुआ था। जोरों की बिजली कड़क रही थी। ऐसे में उसकी सिसकियां बारिश के शोर और बादलों की गड़गड़ाहट में जैसे गुम हो रही थीं। प्लीज छोड़े मुझे। क्या बिगाड़ा है मैंने तुम्हारा? मैं तुम्हें क्या समझती थी और तुम क्या निकले? तुमने मेरे एतवार का गला घोंट दिया है, दोस्ती का भरम तोड़ दिया। मैं तुम्हें कभी भी माफ नहीं कर पाऊंगी, कभी भी नहीं। वो डरी सहमी से ये सब कह रही थी। आंखों में आंसू थे। डरते हुए वो इधर उधर भी देख रही थी, मगर तेज बारिश में उसे उस दरिंदे इंसान के अलावा और कोई भी नजर नहीं आ रहा था, जो उसकी तरफ ऐसे बढ़ रहा था जैसे उसके पूरे वजूद को निगल जाएगा। उसकी आंखों में ऐसी चमक थी जिसे देखकर दीपिका की जान लबों पर आई थी। वो समय वो उस समय को कोसने लगी जब वो खराब मौसम में उसके साथ बाहर निकली थी। जैसे ही उसने पार्किंग एरिया से बाहर कदम रखा, अचानक उसका पांव बुरी तरह फिसल गया था। इससे पहले कि वो गिरती, उस शख्स ने आगे बढ़कर उसे कमर से थाम लिया। सफेद यूनिफॉर्म तेज बारिश में पूरी तरह भीग चुकी थी और दीपिका का अंग अंग उस बारिश में साफ नजर आने लगा था। दिसंबर महीने की बारिश थी और बारिश का ठंडा पानी उसके वजूद को बुरी तरह कांपने पर मजबूर कर गया था। उसके लाल अनार जैसे होंठ ठंड की वजह से बुरी तरह कांप रहे थे। वो अभी उसे अपनी बाहों में लिए खड़ा था। इस वक्त वो कुछ ऐसी स्थिति में थी कि अगर वो खुद को शख्स से छुड़ाने की कोशिश करती तो यकीनन जमीन पर गिर जाती। डर के मारे उसने अपनी आंखें बंद कर रखी थीं, पर जब उसे एहसास हुआ कि किसी की मजबूत बाहों ने उसे पकड़ रखा है, तो एक झटके से उसने अपनी आंखें खोली थीं। जैसे ही उसने आंखें खोली, सामने वो नजरें देखकर असहज हो गई। वो बड़ी गहराई से उसके शरीर के उतार चढ़ाव को देख रहा था। डर के मारे उसका चेहरा सफ़ेद पड़ गया। उसने खुद को दूर करने की कोशिश की, लेकिन अगले ही पल उसने उसे मजबूती से थाम लिया। उसके लहजे में अजीब सर्दपन था। इतनी आसानी से नहीं जाने दूंगा। ये पल मुझे बड़ी किस्मत से मिले हैं और मैं इन्हें यादगार बनाना चाहता हूँ। उसकी छुपी नीयत को वो भांप चुकी थी और हर कोशिश कर रही थी कि खुद को उसकी पकड़ से छुड़ा सके, मगर बारिश और डर के उस माहौल में उसकी आवाज़ कहीं खो गई। वो हर कदम पर खुद को बचाने की कोशिश कर रही थी, क्योंकि उसे पता था सामने मौजूद मर्द के इरादे क्या थे। वो तो समझ रही थी कि अतुल एक अच्छा और ख़ानदानी लड़का है, खूबसूरत है, अमीर है। अगर उसकी अतुल से शादी हो जाती तो शायद वो पूरी जिंदगी राज करती, क्योंकि अतुल की आंखों में वो अपने लिए पसंद के रंग देख चुकी थी और इसीलिए धीरे धीरे उसका मन भी अतुल की ओर खींचने लगा था। वो एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती थी और जब उसने इतने खूबसूरत हैंडसम अमीर लड़के की आंखों में अपने लिए प्यार के रंग देखे तो उसे अपनी किस्मत पर यकीन नहीं हुआ था। धीरे धीरे वो अतुल के प्यार में आगे झुकने लगी और दोनों की दोस्ती हो गई। अतुल उसे सुनहरे सपने दिखाता और वो खुशी के मारे दीवानी हो जाती। अतुल उसके करीब होने की कोशिश करता तो वो शर्माते हुए उससे दूर हट जाती। अभी नहीं अतुल, पहले शादी हो जाने दो। और अतुल एक गहरा सांस लेकर रह जाता। मगर उसे क्या पता था कि एक मिडिल क्लास लड़की होकर जिस लड़के के साथ वो इतना आगे बढ़ चुकी है, वो तो बस मासूम लड़कियों से खेलने वाला इंसान है। और यही मकसद लेकर वो मासूम दीपिका के करीब हुआ था। कॉलेज में किसी लड़के को लिफ्ट न कराने वाली लड़की को अतुल ने अपने प्यार के जाल में ऐसा फांसा कि दीपिका को कुछ और दिखाई नहीं देता था। और अतुल इंतजार में था कि कब वो दीपिका का फ़ायदा उठा सके और उसके बाद उसे हमेशा के लिए अपनी ज़िंदगी से निकाल दे। और आज जैसे ही उसे मौका मिला था, राजी से न सही तो ज़बरदस्ती सही, वो अब और दीपिका के पीछे अपना वक्त बर्बाद नहीं करना चाहता था और इसीलिए जल्द से जल्द अपने इरादों को पूरा कर लेना चाहता था। क्योंकि दीपिका के पीछे भागते भागते और बार बार उसकी ना सुनते सुनते उसका दिमाग बुरी तरह पक चुका था। अब जब दीपिका उसके इतने करीब थी तो वो उसे कैसे छोड़ देता?
जैसे ही अतुल उसे कमरे में ले जाने लगा, उसने दोनों हाथों से दीवार थाम ली। किसी तरह वो बाहर की ओर भागी। रास्ते में आने वाली टेबल पर रखे बड़े कांच के गुलदस्ते को उसने उठाकर अतुल की ओर फेंका था, जो सीधा उसके सीने पर जाकर लगा था। कांच टूटने के कारण उसके जिस्म में कुछ टुकड़े धंस भी गए थे। तेज तूफानी बारिश में ही वो घर से बाहर निकल आई। उसका दुपट्टा कहीं पीछे ही छूट चुका था। पाँव में जूते नहीं थे। डरी सहमी नंगे पैर ही वो बस भागी चली जा रही थी। कच्चे रास्ते से होते हुए वो मेन रोड पर आ चुकी थी। तेज बारिश में दीपिका को कुछ भी दिख नहीं रहा था। ऊपर से ठंड की वजह से अब उसका शरीर उसका साथ देने से मना कर रहा था। हाथ पैर जमते से महसूस हो रहे थे, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी थी। अगर वो हिम्मत हार जाती तो उसकी पूरी जिंदगी बर्बाद हो जानी थी। उसे किसी न किसी तरह खुद को सेफ रखना था। हिम्मत करके उसने अपने थके हुए कदमों को फिर से आगे बढ़ाने की कोशिश की, और जैसे ही उसने अपने कदम सड़क की ओर बढ़ाए तो अचानक उसका पांव फिसल गया। वो गिर गई। मुंह के बल गिरने की वजह से उसके होंठ घायल हो चुके थे। तभी उसे पीछे से अतुल की आवाज़ आई, जो बारिश में उसके पीछे आ रहा था। कहने लगा, कहाँ जा रही है? तुझे लगता है कि तू मुझसे बच जाएगी? बहुत शौक है ना अमीर लड़कों से मोहब्बत करके ऐशो आराम की ज़िंदगी गुजारने का? तो फिर अब दूर क्यों भाग रही है? कब से मैं तुम्हारी तलाश में था, और अब जब ये मौका हाथ लगा है तो तुम मेरे हाथों से निकल नहीं सकती। उसके शब्द सुनकर वो बहुत ज़्यादा घबरा चुकी थी। फौरन उठकर सड़क पर अंधाधुंध भागने लगी। आंखों के आगे काले साए लहरा रहे थे। दिल में दुआ कर रही थी कि बस किसी तरह सुरक्षित हाथों तक पहुंच जाए। रोते रोते वो भगवान को याद कर बैठी। हे भगवान, तू ही मुझे बचा सकता है। कोई तो मेरी मदद करने को यहाँ भेज दे। बारिश की वजह से सड़क पर बहुत कम लोग थे। एक दो गाड़ी ही सड़क पर दौड़ रही थी। अभी वो भाग रही थी कि उसे एक गाड़ी आती हुई दिखाई दी, और जल्दी से उसने गाड़ी को हाथ दे दिया। गाड़ी वाले ने भी सड़क पर रोती हुई उस लड़की को देखकर गाड़ी की स्पीड धीमी कर दी। वो आकर सीधे गाड़ी के बोनट पर गिर गई और रोते हुए कहने लगी, प्लीज़ हेल्प मी, मुझे बचाइए, वो मेरी जान, प्लीज़ मदद कीजिए मेरी। वो सीधा खिड़की की ओर आई थी। जब खिड़की नीचे हुई तो सामने बैठे शख्स को देखकर दीपिका कुछ पल के लिए बुरी तरह हड़बड़ाई थी, क्योंकि गाड़ी में एक बेहद अजीब हुलिये वाला लेकिन बेहद खूबसूरत नौजवान बैठा था। उम्र 27-28 साल, लेकिन हुलिया दीपिका को बेहद अजीब लगा था, क्योंकि उंगलियों में ढेर सारी अंगूठियां, तो कलाइयों में एक मोटा सा ब्रेसलेट था, गले में मोटी सी चैन, घुंघराले घने बाल जो बिखरी हालत में भी उसकी पर्सनालिटी पर खूब जम रहे थे। लेकिन इस बात में कोई शक नहीं था कि इतने अजीब हुलिये के बावजूद भी वो बेहद खूबसूरत पर्सनालिटी का मालिक था। उसकी कद काठी और उसकी सिक्स पैक बॉडी उसे और भी रौबदार बना रही थी। एक पल के लिए दीपिका हिचकिचाई थी, लेकिन डर के मारे अब भी बार बार पीछे देख रही थी कि कहीं अतुल उसके पीछे ना आ जाए। गाड़ी में बैठे उस मर्द ने जब एक नज़र दीपिका को देखा तो देखता ही रह गया। उसका मकसद इतनी जल्दी पूरा हो जाएगा, उसे यकीन नहीं आ रहा था। उसके लबों पर एक हल्की सी रहस्यमयी मुस्कान आई थी। उसने गौर से सामने खड़ी ठंड और डर से कांपती हुई नाजुक सी लड़की को देखा था। होठों से बहता हुआ खून जो पानी के साथ उसकी गर्दन की ओर जा रहा था, यूनिफॉर्म जो पूरी तरह भीग चुका था। साफ लग रहा था कि वो कॉलेज की स्टूडेंट है। कहने लगा, आप आइए, मेरी गाड़ी में बैठ जाइए, मैं सुरक्षित आपको आपके घर तक छोड़ दूंगा। दीपिका को समझ नहीं आ रहा था कि वो उस पर भरोसा करे या ना करे, क्योंकि शक्ल से तो वो बिल्कुल भी शरीफ नहीं लग रहा था। लेकिन इसके पास कोई दूसरा ऑप्शन भी तो नहीं था, क्योंकि वो अपने पीछे से आते अतुल को देख चुकी थी और डर कर जल्दी से उसके साथ गाड़ी में बैठ गई। तब तक सामने अतुल भी आ चुका था। गुस्से से उस गाड़ी वाले को देखकर कहने लगा, अबे कौन है तू? हाँ, चल इसे मेरे हवाले कर। ज़्यादा हीरो बनने की ज़रूरत नहीं, वरना 1 मिनट में ही तेरी हीरोपंती निकाल दूंगा, समझा? तभी उस गाड़ी वाले के लबों पर एक हल्की सी मुस्कान आई थी। उसने खिड़की पर खड़े अतुल को गहरी नज़रों से देखा और फिर बहुत ही सर्द आवाज़ में बोला, गलतफहमी है तेरी, क्योंकि मैं हीरो नहीं बल्कि विलन हूँ। इससे पहले कि अतुल आगे कुछ कहता या आगे बढ़ता, अगले ही पल उसने अपनी जेब से एक गन निकाली और फिर बादलों की गरज के साथ माहौल में गोलियों की आवाज़ गूंजने लगी। दिल दहला देने वाली चीखें थीं जो दीपिका के गले से निकली थीं। गाड़ी में बैठे उस मर्द ने अपने कानों पर हाथ रखे थे। वो उसे चुप कराने के लिए पीछे की ओर मुड़ा था। तब तक वो एक और चीख के साथ बेहोश हो गई। उसके बाद क्या हुआ उसे कुछ भी याद नहीं था। कई घंटों तक वो बेखबर सोती रही। जब उसकी आंख खुली तो सिर में दर्द की टीसें उठ रही थीं।
धीरे धीरे उसने आंखें खोलकर देखा तो सामने एक अजनबी सी छत थी जिस पर हल्का हल्का एक पंखा चल रहा था। आंखें मूंद कर उसने फिर से खोली। उसे लगा शायद वो एक सपना देख रही है, मगर ये हकीकत थी। जब तक उसका दिमाग जागा उसे सब कुछ याद आने लगा। एक जगह सिर टिकाए उसने आसपास देखा। ये घर, ये कमरा उसका नहीं था, बल्कि कोई अजनबी जगह थी जहां लगातार सिगरेट की बू आ रही थी। आंखें मूंद कर उसने खुद को रिलैक्स करने की कोशिश की और धीरे से जैसे ही आंखें दोबारा खोली तो सिर पकड़कर उठी। ऊपर पड़ा हुआ कंबल हटाकर उसने अपने पैर नीचे किए थे कि तभी उसे एक दूसरा झटका लगा था। उसे लगा कि जैसे पूरा कमरा गोल गोल उसकी आंखों के सामने घूम गया है, क्योंकि उसने अपने शरीर पर दूसरे कपड़े देखे थे। घबराकर उसने जल्दी से पूरा कंबल हटाया और खुद को देखने लगी। इस वक्त वो लेमन कलर के ढीले ढाले टॉप और वाइट ट्राउजर में थी। अचानक उसके हाथ अपनी धड़कनों पर गए थे और उसका दिल धक से हुआ। वो सिंगल टॉप में थी। टॉप और ट्राउजर के अलावा कोई इनर वियर उसके वजूद पर नहीं था। उसकी आंखों में आंसू आ गए। ये कपड़े उसके नहीं थे। वो तो स्कूल की यूनिफॉर्म में थी, फिर ये कपड़े। वो रोते हुए घबराई थी। दरवाजे की तरफ तुरंत भागी। क्या हुआ था उसके साथ, और ये घर किसका था? वो रोती हुई खुद से ही सवाल करती दरवाजे को बजाने लगी। जब दरवाजा खुला तो सामने वही लड़का खड़ा था जो उसे बड़ी ही गहरी और शरारती नज़रों से देख रहा था। जैसे कुछ घंटे पहले वो उसके शरीर के एक एक चीज को निहार चुका हो। वो 2 कदम पीछे हटी, घबराकर कपकपाते हुए होठों से कहने लगी, कौन हो तुम? मैं कहाँ हूँ? मुझे घर जाना है। क्यों लेकर आए हो मुझे यहाँ? उसे यूं हड़बड़ाया हुआ देखकर वो कहने लगा, इतनी परेशान क्यों हो? बैठो आराम से, फिक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तुम सुरक्षित हाथों में हो। और वैसे भी तुम तो गोली चलने की आवाज़ सुनकर बेहोश हो चुकी थी। भला मुझे ये कैसे पता होता कि तुम्हारा घर कौन सा है? और मैं कोई अंतर्यामी बाबा नहीं हूँ जो तुम्हारे बताए बगैर तुम्हारे घर का पता मालूम कर लेता और तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ देता। अब जब बेहोश थी तो तुम्हें मजबूरन अपने घर लेकर आना पड़ा, और तुम हो कि मुझे थैंक्स बोलने की बजाय मुझसे सवाल जवाब कर रही हो। कमाल करती हो, भलाई का तो जमाना ही नहीं। वो आगे बढ़कर अजीब अंदाज में बोला। दीपिका सोच में पड़ गई। आखिर वो लड़का ठीक ही तो कह रहा था। वो बेहोश थी तो उसे बेहोशी की हालत में अपने घर ही लेकर आता। लेकिन अपने आप को देखकर फिर उसके दिल की धड़कनें तेज हुई थीं। गुस्से से कहने लगी, और मेरे ये कपड़े कहाँ से आए? और मेरा यूनिफॉर्म? मैंने तो यूनिफॉर्म पहना हुआ था ना। वो कुछ कदम आगे बढ़ा तो वो कुछ कदम बेबसी पीछे हटी। अगले ही पल उसके चेहरे पर एक मुस्कुराहट आई और कहने लगा, मुझे वो वक्त याद न दिलाओ तो बेहतर है। कहीं ऐसा ना हो वो सब कुछ याद करते हुए मैं बहक जाऊं और तुम्हारे लिए मुश्किल पैदा हो जाए। क्या मतलब है तुम्हारा? कहीं तुमने मेरे साथ कुछ गलत? अभी वो अपनी बात पूरी नहीं कर पाई थी कि उसने दीपिका के होठों पर उंगली रखकर उसे वहीं खामोश करवा दिया। अनजान लड़की, तुम बारिश में भीगने की वजह से बहुत ज़्यादा कांप रही थी। ठंड की वजह से तुम्हारा पूरा शरीर नीला पड़ने लगा था। तुम्हारी बॉडी को गर्मी की सख्त ज़रूरत थी। ऐसे में तुम्हारे बदन पर वो गीले कपड़े तुम्हें और भी ठंडा करने का काम कर रहे थे, और मजबूरन मुझे तुम्हारे कपड़े बदलवाने पड़े। और उन पलों में मैंने कैसे कैसे खुद को संभाला है ये मैं ही जानता हूँ। इसलिए बेकार में मेरे ऊपर शक करने की कोशिश भी मत करना। कुछ भी गलत नहीं किया था, बस एक जरा सी गुस्ताखी की थी कि इन गुनहगार आंखों ने तुम्हारी खूबसूरती को। कहते कहते उसने शरारत से अपनी एक आंख दबाई थी और अपनी उंगली उसके होठों से हटा ली, जबकि दीपिका का चेहरा शर्म से लाल हुआ था। बेशर्म इंसान, तुम्हें शर्म नहीं आई एक अनजान लड़की के इतना करीब आते हुए? अरे इसमें शर्म वाली कौन सी बात है? ये तो हमारे संस्कार कहते हैं कि किसी की जान बचाने के लिए तुम्हें किसी भी हद तक जाना पड़े तो चले जाओ। और फिर मैंने तो कोई भी हद पार नहीं की थी। तुम्हें बुखार हो चुका था और पिछले 15 घंटे से तुम बेहोश पड़ी हो। अब जाकर तुम्हें होश आया है। डॉक्टर बुलाकर तुम्हें दवाई भी दिलवाई। तुम पर अच्छा खासा पैसा खर्च हो चुका है मेरा। पता नहीं अमीरों के बुखार भी अमीरों वाले होते हैं जो सस्ती दवाई से ठीक ही नहीं होते। पहले अपनी गली के नुक्कड़ वाले डॉक्टर को लेकर आया था, लेकिन नहीं, बुखार कम होने का नाम ही नहीं ले रहा था। और फिर मजबूरन शहर के सबसे महंगे हॉस्पिटल से एक बड़े डॉक्टर को लेकर आया था। उसने चेक किया, कुछ इंजेक्शन लगाए, कुछ ड्रिप लगाई थी। उसके बाद ही तुम्हारा बुखार कम हुआ था। वो एकदम से उखड़ कर बोला, जैसे जताना चाहता हो कि उसने उसके कपड़े बदल कर कोई बड़ा एहसान किया था। एक गहरी सांस छोड़कर दीपिका उसे देखने लगी। शर्म से उसका चेहरा लाल हो रहा था। आज तक उसने किसी के सामने अपने आप को यूं इस हालत में नहीं आने दिया था।
जबकि वो सामने खड़ा अनजान गैर मर्द उसे पूरी तौर पर देख चुका था। उसे उसकी कोई भी बात सुनाई नहीं दे रही थी, न अपने बुखार वाली बात, न डॉक्टर वाली बात और न अपने ऊपर खर्च किए हुए पैसों की बात। उसके दिमाग में बस एक ही बात घूम रही थी कि इस अजनबी ने उसके इतना करीब आकर उसे देखा था कि उसके सारे पर्दे हटा दिए थे। वो गुस्से से कहने लगी, आपको कोई हक नहीं था कि आप मेरे कपड़े बदलते, चाहे मैं मर भी जाती। आपने ऐसा क्यों किया? आपको शर्म नहीं आई थी मुझे देखते हुए? आप अपनी आंखें भी तो बंद कर सकते थे ना, या फिर आप कमरे की लाइट बंद कर लेते। वो गुस्से से आंखों में आंसू लिए बोली और वो अगले ही पल कहने लगा, अरे यार, पहले कमरे की लाइट बंद करके ही तुम्हारे करीब आया था, लेकिन फिर सोचा अगर अंधेरे में मेरे हाथ कहीं इधर उधर टच हो गए और मैं खुद पर काबू खो बैठा तो इसीलिए मैंने लाइट ऑन कर ली। फिर आंखें भी बंद की थीं, लेकिन मुझे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था और मजबूरन मैंने आंखें खोलकर सारा काम किया। और अब बस ये फालतू के सवाल जवाब बंद करो। तुम बार बार वही बातें करके मुझे वो सब कुछ दोबारा से याद दिला रही हो जो मैं याद करना नहीं चाहता। और वैसे भी वो सब कुछ करना मेरी मजबूरी थी। मेरे घर पर थी तुम, मर जाती तो मेरी जिम्मेदारी लगती, और मैं तुम्हारा खून अपने सर लेना नहीं चाहता। वैसे भी बहुत सारे खून मेरे सर पर। कहते कहते वो खामोश हुआ था, जबकि दीपिका बेबसी से सामने खड़े उस लड़के को देख रही थी जिसकी नज़र में इतनी बड़ी बात की कोई अहमियत ही नहीं थी। चुपचाप उसने अपने हाथों से अपने आंसू पोंछ लिए। उसे आंसू बहाते देख वो बुरी तरह झुंझलाया था। मैडम जी, एक तो मैं अपने सारे काम छोड़कर आपको इस फ्लैट में रख रहा हूँ, बुखार में आपकी देखभाल भी कर रहा हूँ, एक के बाद एक डॉक्टर भी बदल रहा हूँ, और ऊपर से आपके नखरे ख़त्म नहीं होते। इससे तो अच्छा मैं तुम्हें बचा कर ही नहीं लाता। अब तक वो तुम्हें इस्तेमाल करके कहीं फेंक चुका होता। वो बस किसी भी तरह अपनी बातों के जादू से उसे चुप कराना चाहता था, और वो इसमें कुछ हद तक सफल भी हो चुका था। वो चुपचाप सिसकते हुए सोफे पर जाकर बैठ चुकी थी और उसने गहरा एक सुकून का सांस लिया था। तुम बैठो, मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने को लेकर आता हूँ। वो कमरे से बाहर चला गया और वो गहरा सांस लेते हुए गुजरे वक्त के बारे में सोचने लगी। अतुल को याद करते ही उसकी आंखें फिर से भीगने लगीं। 15 घंटे, उसके दिमाग में एकदम क्लिक हुआ। उस लड़के ने कहा था कि वो 15 घंटे से बुखार में थी और बेहोश थी। वो 15 घंटे से अपने घर से गायब है। मम्मी पापा का क्या हाल हुआ होगा? वो बुरी तरह बेचैन हुई थी। मुझे घर जाना चाहिए। वो जल्दी से उठकर खड़ी हुई, तभी वो दोबारा से कमरे में आता हुआ दिखाई दिया। कमरे के सामने ही बाहर ओपन किचन था, जहाँ से वो उसके लिए जूस लेकर आया था। कहने लगा, पी लो, थक गई होगी सो सोकर। उसकी ऐसी अजीब बातें सुनकर उसने ना चाहते हुए भी एक घूंट ही चुस्का भरा था और वापस गिलास टेबल पर रख दिया। वो सामने टांग पर टांग चढ़ाए बैठकर कहने लगा, पूरा ख़त्म करो इसे। मुझे चीज़ें ख़राब करने की आदत नहीं है, और ये तुम्हारा झूठा है तो मैं तो इसे पीने से रहा। उसकी डांट सुनकर वो जल्दी से पूरा गिलास ख़त्म कर चुकी थी। गिलास टेबल पर रखते हुए कहने लगी, मुझे घर जाना है। मैं आपको बताती हूँ कि मेरा घर कहाँ है। प्लीज़, मेरे माँ बाप परेशान हो रहे होंगे। और वो अतुल, उसका क्या बना? वो लापरवाही से कंधे उचकाकर कहने लगा, टपक गया होगा और क्या होना था। आज तक कभी मेरे निशाने से कोई बचा है जो वो बचता? रही बात तुम्हारी, तो अभी बैठो, इतनी जल्दी भी क्या है जाने की? अभी तो तुमसे बहुत कुछ हिसाब किताब करने बाकी हैं। वो जिस अंदाज में बोल रहा था वो एकदम परेशान हुई थी। न चाहते हुए भी उसे फिक्र होने लगी थी। उसका दिल किसी अनहोनी के एहसास से धड़कने लगा था। ऐसा लग रहा था जैसे वो सुरक्षित हाथों में नहीं है, बल्कि कुछ तो गड़बड़ है। वो जूस का गिलास उठाकर दोबारा किचन में जा चुका था, जबकि वो बेचैनी से वहीं सोफे पर बैठी अपनी उंगलियां मरोड़ती रही। जब वो किचन से निकल कर आया तो एक बार फिर उसने कहा, मुझे घर जाना है, मुझे घर छोड़कर आओ, मैं अब यहाँ और नहीं रह सकती, प्लीज़ समझने की कोशिश करें। तो वो बड़े ही शांत अंदाज में कहने लगा, मैडम जी, आपको यहाँ लाने में, फिर आपकी दवाइयों के खर्चे, फिर आपके लिए ड्रेस लाने में, जानती भी हैं पूरे 15,000 खर्च हो चुके हैं मेरे, और फिलहाल मेरे पास इतने पैसे नहीं कि मैं अपनी गाड़ी में पेट्रोल डलवाऊं और आपको छोड़ कर आऊँ। उसकी इस बात पर वो तड़प चुकी थी। न जान न पहचान, फिर भी जानबूझकर वो उस पर अपना रौब जमा रहा था। वो 2 कदम उसके करीब आई थी और गुस्से से कहने लगी, देखो मिस्टर, आपने मुझ पर एहसान किया, उसका बहुत बहुत धन्यवाद, लेकिन अब और मैं आपकी बदतमीजी बर्दाश्त नहीं करती। ठीक है, मैं खुद ही चली जाती हूँ। वो जैसे ही फ्लैट से बाहर निकलने लगी तो वो उसे कलाई से पकड़ चुका था, जिसका नाम भी वो अभी तक नहीं जानती थी।
उसे सर से लेकर पैर तक अजीब सी नज़रों से निहारते हुए कहने लगा, ये मेरा घर है और मेरी इजाज़त के बिना तुम यहाँ से बाहर कदम भी नहीं रख सकती, समझी? चुपचाप अंदर जाओ, खाना पड़ा है खाओ और आराम से रहो। जब तक मैं नहीं कहूँगा सारे दरवाजे तुम्हारे लिए बंद हैं। और दीपिका का खून खौल उठा था। तुम होते कौन हो मिस्टर? वो अगले ही पल अपने बालों को झटक कर एक अदा से कहने लगा, प्रिंस। दुनिया मुझे प्रिंस के नाम से जानती है। वो कुछ इस अंदाज में बोला था कि ना चाहते हुए भी दीपिका के लबों पर एक हल्की सी मुस्कान आई थी, जैसे जिसे उसने जल्दी ही छुपा लिया। अच्छा, तुम कौन सी फिल्म में एक्टर हो जो ये दुनिया तुम्हें प्रिंस से जानती है? खोलो इस दरवाजे को, मुझे बाहर जाना है। मैं तुम्हारा धन्यवाद कर चुकी हूँ, लेकिन प्लीज़ अब मेरी हालत पर रहम करो और मुझे जाने दो। वो दोनों हाथ उसके सामने जोड़कर कहने लगी। और वो कहने लगा, ये कैसा धन्यवाद है, खाली खाली सा। इतनी आसानी से तो मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा। मेरे 15,000 रुपये मुझे वापस करो जो तुम पर मैंने लगाए हैं। मैं तुम्हें अभी के अभी चला जाने दूंगा। कहते हुए वो आराम से सोफे पर पैर फैलाकर बैठ चुका था और अपने मोबाइल में बिजी हो गया, जबकि दीपिका ने गुस्से से उसे घूर कर देखा। सामने ही सोफे पर उसका बैग पड़ा था जो लगभग गीला हो चुका था। आगे बढ़कर तुरंत उसमें से उसने अपना पर्स निकाला जिसमें सिर्फ 2,000 रुपये पड़े थे। 2,000 रुपये लेकर वो कहने लगी, ये लो पकड़ो 2,000, मुझे घर तक छोड़ कर आओ, बाकी के पैसे मैं तुम्हें वहीं दूंगी। मगर वो उसे मदहोशी भरी नज़रों से देखकर कहने लगा, कहा ना, जब तक मैं नहीं चाहूँगा तुम कहीं भी नहीं जा सकती। कहते कहते वो अचानक गुस्से में आ गया था और वो एकदम सहम सी चुकी थी। उसके दिल में भी कहीं शैतान तो नहीं जाग उठा? तुम गलत कर रहे हो, मैं यहाँ नहीं रुकूंगी, मैं पुलिस। और वो एकदम दहाड़ उठा था, आवाज़ नीचे रखो, वरना मैं अपने तरीके से तुम्हें खामोश करवा सकता हूँ। उसका ये रूप देखकर वो बुरी तरह डर गई थी। हालांकि इससे पहले तो वो बड़े ही नॉर्मल और दोस्ताना अंदाज में बात कर रहा था। वो उसके कहने पर दोबारा उसी कमरे में जा चुकी थी और कमरे को अंदर से लॉक कर चुकी थी। खिड़कियों के आगे मोटी ग्रिल लगी हुई थी। वो चुपचाप उस कमरे में बेड के कोने पर टिक कर बैठ गई। आंखों से लगातार आंसू बहने लगे। 18 साल की दीपिका को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। वो अतुल से बचते बचते इस प्रिंस नाम के बदतमीज और जिद्दी मर्द के चंगुल में फंस चुकी थी, जो न जाने उसे लेकर क्या इरादे रखता था। दीपिका अपने माँ बाप की इकलौती बेटी थी और प्रदीप साहब अपनी बेटी को हमेशा बेटों की तरह पालते आए थे। मिडिल क्लास फैमिली से उनका ताल्लुक था, लेकिन फिर भी आज तक उन्होंने अपनी बेटी की किसी भी इच्छा को नहीं ठुकराया था। उन्होंने अपनी खानदानी जमीन पर एक छोटी सी फैक्ट्री शुरू की। उनकी जमीनों के साथ ही एक बहुत ही बड़े अमीर सेठ की जमीन भी थी, जिसने वहां पर अपना एक प्रोजेक्ट तैयार करना था। इसीलिए वो प्रदीप साहब को मनमानी रकम देकर वो जगह बेचने को कहने लगा। जब प्रदीप साहब ने यह कहकर इनकार कर दिया कि ये मेरी खानदानी ज़मीनें हैं, मैं इसे किसी को नहीं दूंगा, तो वो बेहद गुस्से में आ चुका था। कहने लगा, अगर घी सीधे उंगली से नहीं निकलता तो उंगली टेढ़ी करनी पड़ती है। चुपचाप ये ज़मीन हमारे हवाले कर दो, वरना अच्छा नहीं होगा। प्रदीप साहब भी अकड़ चुके थे कि जो करना है कर लो, मैं तुमसे डरने वाला नहीं हूँ। अगर वो ये ज़मीन उसे दे देते तो उनकी चलती फैक्ट्री बंद हो जाती। उनके हालात जो अब धीरे धीरे बेहतर होना शुरू हुए थे, वो फिर से बिगड़ जाते। इन्हीं दिनों सेठ सोमनाथ ने उन पर केस कर दिया था। झूठे कागजात दिखाकर कहने लगा, ये जगह मेरी है, जिस पर गैर कानूनी तौर पर प्रदीप ने कब्जा कर रखा है। प्रदीप साहब बेहद परेशान थे। उनकी बीवी उन्हें लगातार दिलासा दे रही थी कि चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। लेकिन प्रदीप साहब को कुछ भी ठीक होता नजर नहीं आ रहा था। उल्टा सब कुछ हाथों से निकलता हुआ दिखाई दे रहा था। इन्हीं दिनों दीपिका की दोस्ती कॉलेज में एक शहर के अमीर बिजनेसमैन के बेटे अतुल से हुई थी। बड़े बड़े वकीलों से भी उसकी बातचीत थी, इसीलिए उसने अतुल से मदद लेना चाही। वो तो उसे एक अच्छा दोस्त समझ रही थी और ये सपना भी देख चुकी थी कि दोनों शादी कर लेंगे। मगर उसे कहाँ खबर थी कि अतुल तो कुछ और ही ख्यालों में जी रहा था। उसका मकसद तो बस किसी तरह अपने मतलब की खातिर दीपिका का इस्तेमाल करना था। वो उसे अपने फार्म हाउस पर ले आया ताकि उसे मजबूर करके उसके साथ वक्त बिता सके। और जब अतुल धीरे धीरे उसके करीब होने लगा तो वो बुरी तरह घबरा गई थी। उसे कुछ गड़बड़ होने का एहसास हुआ। वो अतुल का हाथ झटक कर पीछे हटी थी। अतुल, मुझे घर जाना है। उसकी आंखों में डर और अविश्वास की झलक साफ नजर आ रही थी। और अतुल हंसकर कहने लगा, अरे तुम इतना डर क्यों रही हो? मैं तुम्हें अपने फार्म हाउस पर यूं ही लेकर नहीं आया कि तुम्हें देखकर तुम्हें वापस छोड़ दूं। जिस वकील की तुम बात कर रही हो ना, मैं उस वकील को तुम्हारे लिए हायर कर दूंगा और वो तुमसे फीस भी नहीं लेगा।
तुम जानती भी हो उस वकील की फीस लाखों में है। अगर तुम वो लाखों रुपये फीस के नहीं दे सकती तो कम से कम कुछ घंटे के लिए मुझे खुश तो कर सकती हो ना। दीपिका ने जैसे ही उसके गंदे इरादे भांपे तो वो फौरन वहां से भागी और बदकिस्मती से अतुल से बचकर इस प्रिंस नाम के बदमाश से टकरा चुकी थी। सोचते ही वो फिर से रोने लगी। न जाने उसके माँ बाप उस वक्त किस हाल में होंगे और उसके बारे में क्या सोच रहे होंगे। वो पूरे पिछले 15 घंटे से यहाँ बेहोश पड़ी थी। ये सोचकर ही वो रोने लगी। सारी रात यूं ही गुजर चुकी थी। सुबह जब उसकी आंख खुली उसका सर बुरी तरह दुख रहा था। पूरी रात उसे सुकून की नींद नहीं आई थी। हालांकि उसने कमरे को अच्छे से लॉक कर लिया था। उसे प्रिंस से खुद के लिए खतरा महसूस हो रहा था। चकराते सिर को संभालते हुए वो फ्रेश हुई और फिर सीधे प्रिंस के पास आई थी, जो उस वक्त किचन में खड़ा चाय बना रहा था। गुड मॉर्निंग, जाग गई तुम? मैं बस तुम्हारे लिए अभी नाश्ता रेडी करता हूँ। वो उससे ऐसे नॉर्मल अंदाज में बात कर रहा था जैसे वो दोनों न जाने कौन से मजबूत रिश्ते में बंधे हुए थे और बरसों से एक दूसरे को जानते थे, बरसों से एक दूसरे के साथ रह रहे थे। उसे सामने खड़े उस शख्स पर बेइंतहा गुस्सा आया था। जी चाहा सामने पड़ा चाकू उसकी पीठ में घुसा दे, लेकिन वो सिर्फ सोच सकती थी। इतना बड़ा कदम उठाने के लिए उसके अंदर हिम्मत नहीं थी, क्योंकि वो बेहद डरपोक और कमज़ोर दिल की लड़की थी। अपने अंदर हिम्मत जमा करते हुए कहने लगी, प्रिंस मुझे घर जाना है। तुम जानते भी हो सब लोग मेरी वजह से कितना परेशान होंगे। मगर वो कहने लगा कि चली जाना, इतनी भी जल्दी क्या है, बैठो चाय तो पियो। उसने चाय का कप उसकी तरफ बढ़ाया तो वो गुस्से से बुरी तरह भर चुकी थी कि आखिर वो बेवजह उसे अपनी कैद में बांध कर क्यों रखना चाहता है। वो कोई उसकी गुलाम नहीं थी। अगले ही पल उसने चाय का कप जोर से जमीन पर दे मारा और गुस्से से कहने लगी, ये सब क्या चल रहा है? तुम होते कौन हो मेरे साथ ऐसा रवैया रखने वाले? मैं तुम्हें बार बार कह रही हूँ कि मुझे घर जाना है, तुम्हें सुनाई नहीं दे रहा? क्यों तुमने मुझे ज़बरदस्ती कैद कर रखा है? मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैं कैद हो चुकी हूँ। इससे पहले कि दीपिका कुछ और भी बोलती, प्रिंस सीने पर हाथ बांधकर खड़ा हो गया और बड़े ही शांत अंदाज में कहने लगा, हाँ बिल्कुल, तुम किडनैप ही हो चुकी हो। यूँ समझो कि एक तरफ कुआं था और एक तरफ खाई। तुम कुएं से निकल आई लेकिन खाई में आ गिरी हो। वो गुस्से भरे अंदाज में अपना चाय का कप उठा चुका था और उसका घूंट भरकर बोला तो दीपिका के होश उड़ गए थे। कहने लगी, तुम झूठ बोल रहे हो ना? वो कहने लगा, नहीं, मैं झूठ नहीं बल्कि बिल्कुल सच कह रहा हूँ। प्रदीप कुमार ही नाम है ना तुम्हारे पापा का? पूरे 50 लाख लिए हैं मैंने तुम्हें किडनैप करने के। मुझे तो लगा था कि तुम्हें पकड़ने में मुझे दिन रात एक करना पड़ेगा, न जाने कैसे कैसे पापड़ बेलने पड़ेंगे, मगर तुम तो खुद ही आकर मेरी गाड़ी से टकरा गई और मेरा काम भी आसान हो गया। ये कहकर वो हंसता हुआ सोफे पर जाकर बैठ चुका था और ये सुनकर दीपिका तो काँप कर रह गई। ये कैसी मुसीबत उसके ऊपर आ पड़ी थी। एक बार फिर वो फौरन दरवाजे की ओर भागी जो खुला हुआ था, जबकि प्रिंस उसे दरवाजे की तरफ जाता देखकर भी शांत बैठा था और आराम से चाय के मजे ले रहा था, क्योंकि उसे पता था वो उसकी कैद से छूटकर कहीं नहीं जा सकती। जैसे ही उसने दरवाजे के बाहर कदम रखे, अगले ही पल कुछ हट्टे कट्टे बॉडी बिल्डर हाथ में गन लिए उसके सामने आ गए। उन 6 के 6 लोगों ने अपनी गन उस पर तान दी। कहने लगे कि यहीं रुक जाओ लड़की, वरना। पीछे प्रिंस खड़ा मुस्कुरा रहा था। दीपिका रोने लगी और अगले ही पल गुस्से में आगे बढ़कर प्रिंस का कॉलर अपनी मुट्ठी में जकड़ लिया और चिल्लाते हुए कहने लगी, कौन है जिसने मुझे पकड़ने के लिए तुम्हें पैसे दिए हैं? मगर जवाब में प्रिंस उसे बाजू से पकड़कर वापस कमरे में ले आया था और जोर से बेड की ओर धक्का दिया। तुम्हारी पहली गलती थी, इसीलिए माफ़ कर रहा हूँ। आगे से तुम्हारे हाथ मेरे कॉलर तक पहुँचे तो इन्हें जड़ से उखाड़ दूंगा। वो गुस्से से दांत पीसते हुए बोला था, चुपचाप इसी कमरे में रहो, वरना मजबूरन मुझे तुम्हें बंद करके रखना पड़ेगा। मेरे दिल में औरतों की बड़ी इज्जत है और इसीलिए तुम अभी तक सही सलामत खड़ी हो, वरना अब तक न जाने तुम्हारा क्या हश्र कर चुका होता। वो एक बार फिर उसे कमरे में धकेल चुका था। वो बेड पर गिर कर सिसकने लगी। कुछ पल के लिए प्रिंस उसे खड़ा देखता रहा और फिर टोकरी जिसमें फल रखे थे उसके पास रखकर कहने लगा, ये फल रखे हैं, इन्हें खाओ और आराम से रहो। रात से पहले तुम्हें खाना भी नहीं मिलेगा, क्योंकि मैं बाहर जा रहा हूँ और तुम्हारी यहाँ मेहमान नवाजी करने के लिए कोई नहीं है। मगर वो फलों में मौजूद चाकू देख चुकी थी। अपनी बात कहकर वो कमरे से बाहर निकलने लगा, लेकिन अगले ही पल आगे बढ़कर दीपिका ने तेज धार चाकू उठाया और उसका वार सीधा प्रिंस के गले पर था। मगर वो पीछे मुड़ते हुए उसका हाथ पकड़ चुका था, लेकिन वार बहुत अचानक हुआ था,
कि खुद का बचाव करते करते भी तेज धार चाकू उसके कंधे को बुरी तरह जख्मी कर चुका था। खून बहकर उसकी शर्ट को लाल कर चुका था, लेकिन उसकी आंखों में दर्द के भाव नहीं थे, बल्कि गुस्सा उमड़ आया था। ऐसे छोटे मोटे हमले उसका कुछ भी बिगाड़ नहीं सकते थे। वह एक माहिर खिलाड़ी था। दीपिका को पकड़कर वो दीवार से लगा चुका था। वो उसके इतना करीब था कि उसकी नाजुक धड़कनें प्रिंस के सीने से टकरा रही थीं और दोनों की तेज होती सांसें एक दूसरे के चेहरे को छू रही थीं। चाकू उसके हाथ से लेकर कहने लगा, हिम्मत भी कैसे हुई तुम्हारी प्रिंस बलराज का खून बहाने की? इसकी सजा तो तुम्हें भुगतनी होगी। अब तक तुम्हारे साथ बहुत नरमी से पेश आ रहा था, लेकिन नहीं, बहुत जोश है ना तुम्हारे अंदर, और तुम्हारा जोश अब मैं निकालूंगा, क्योंकि तुम ऐसे नहीं मानोगी। तुम्हें अपने तरीके से समझाना पड़ेगा। वो अपने होठों को दांतों से कुचलते हुए दीपिका के नरम गुलाबी लबों की ओर देखने लगा और फिर अगले ही पल उसके लबों पर झुकने लगा। दीपिका उसे दूर करने लगी, मगर तब तक वो अपने अंदर का सारा गुस्सा उसके नाजुक लबों पर निकाल चुका था। दीपिका की सांस रुकने लगी, खुद को उसे छुड़ाने लगी, मगर कहाँ वो बॉडी बिल्डर जिसके सामने वो बिल्कुल कमजोर सी जान थी। अपनी शिद्दतें लुटा कर ही वो पीछे हटा था। दोनों की सांसें गहरी हुई थीं। प्रिंस के लबों पर हल्की मुस्कान थी, आंखों में खुमारी के रंग थे। जरा सी छुअन से ही प्रिंस का अंग अंग महकने लगा था। वो लड़की तो वाकई एक नशा थी, जबकि दीपिका की आंखों में आंसू थे। अपने होठों को साफ करते हुए उसने गुस्से और नफरत से प्रिंस को देखा था, लेकिन उसके गुस्से की परवाह किए बगैर प्रिंस आराम से कहने लगा, दोबारा मेरे सामने चालाकी करने से पहले सोच लेना। अगली बार मैं सिर्फ यहाँ पर बस नहीं करूँगा, बल्कि यहाँ से होते हुए यहाँ तक। अपनी उंगली दीपिका के होठों से लेकर नीचे धड़कनों तक लेकर आया था और वो बिदक कर पीछे हटी थी, जबकि प्रिंस एक कहकहा लगाकर हंस पड़ा था। अगली बार मुझे गुस्सा दिलाया तो सारी हदें पार कर दूंगा, समझी? और एकदम से उस पर डर सवार हो चुका था। वो उसे फ्लैट में बंद करके जा चुका था। उसके जाने के बाद वो आईने के सामने आकर खड़ी हो गई और अपने होठों को रगड़ कर दोबारा से साफ करने लगी, लेकिन प्रिंस के गर्म होठों का स्पर्श वो अब भी अपने लबों पर महसूस कर रही थी। आंखों से बेआवाज आंसू बहने लगे और फिर आंसू पहुंचकर उसने कमरे में इधर उधर नजर दौड़ाई। उसे यहाँ से किसी न किसी तरह निकलना था, लेकिन कैसे उसे समझ नहीं आ रहा था, क्योंकि सारी खिड़कियां, सारे दरवाजे बिल्कुल बंद थे। चाह कर भी वो यहाँ से निकल नहीं पा रही थी। आखिर कौन था जिसने उसे पकड़वाया था? बिन चाहे उसके दिमाग में वही शख्स आया जिसके साथ उसके पिता का केस चल रहा था। यकीनन उन्होंने ही प्रिंस को कहा होगा। उसे अब अपनी इज्जत पर खतरा महसूस होने लगा था। उसने गुस्सा करके और अपनी ताकत दिखाकर देख लिया था। प्रिंस गुस्से से आग बबूला होकर उसके साथ एक गलत हरकत कर चुका था। अब अगर उसने दोबारा से उसे गुस्सा दिलाया तो वो अपनी हद पार करने से बिल्कुल भी पीछे नहीं हटेगा। इतना तो दीपिका को अंदाजा हो ही चुका था। अगर उसे अपनी इज्जत बचाकर रखनी थी तो इसके लिए उसे दूसरा रास्ता अपनाना था। ये वक्त जल्दबाजी का नहीं था, बल्कि दिमाग के इस्तेमाल करने का था। कुछ देर तक वो सोचती रही और फिर उसके दिमाग में एक प्लान आया। ये सब कुछ करना उसके लिए आसान नहीं था, लेकिन धीरे धीरे खुद को यहाँ से छुड़वाने के लिए ये करना बेहद जरूरी था। अपने मन में प्लान बनाती हुई वो अंदर तक शांत हो चुकी थी। प्रिंस बलराज, बहुत घमंड है ना तुम्हें अपनी ताकत और अपने तेज दिमाग पर। अब तुम एक लड़की से मात खाओगे, उस लड़की से जो तुम्हारी कैद में है, तुम्हारे रहमो करम पर है। खुद से बड़बड़ाते हुए वो बेड पर जाकर लेट गई थी। प्रिंस ने आज तक बहुत उल्टे सीधे काम किए थे। अपनी कम्युनिटी में उसे सब डॉन कहकर पुकारते थे। वो खुद और उसके अंडर काम करने वाले ऐसे लोग थे जो दिखने में तो बड़े ही शरीफ लोग थे, लेकिन आज तक उन्होंने पैसे के लिए न जाने कितने लोगों की जिंदगियों का अंत कर दिया था। प्रिंस बलराज की जिंदगी का एक उसूल था कि वो काम करने से पहले इस बात की जानकारी जरूर निकलवाता था कि सामने वाला जबरदस्ती किसी गरीब को तंग तो नहीं कर रहा। उसके धंधे का ये उसूल रहा था। उसने आज तक किसी गरीब, किसी औरत, किसी बूढ़े या बच्चे पर हाथ नहीं उठाया था। जब उसे पूरा यकीन हो जाता था कि वो जिसे डराने धमकाने जा रहा है वो ये गलत आदमी है, गलत तरीके से पैसा कमाकर लोगों को परेशान कर रहा है, तभी वो ये काम करता था। लेकिन ये प्रिंस की ज़िंदगी में पहली बार था कि एक लड़की को उसने कैद किया था। उसे यही बताया गया था कि उसके बाप ने गैर कानूनी तौर पर कब्जा कर रखा है। इस लड़की को किडनैप करना है, जैसे ही ज़मीन वापस मिली तो उसे छोड़ देना है। लड़कियों से हमेशा दूर भागने वाला प्रिंस पहली बार इस लड़की को अपने करीब देखकर बेकाबू सा हो रहा था। दिल की धड़कनें नए अंदाज पर धड़कने लगी थीं
और वो उन धड़कनों को थपक थपक कर सुलाने की कोशिश कर रहा था। उसका मकसद कोई लड़की नहीं थी, लेकिन ये लड़की उसे राह से भटकाने का काम कर रही थी। वजह यह भी थी कि जिस रात वो उसके फ्लैट में आई थी, पूरी तरह भीगी हुई थी, ठंड से कांप रही थी और उसने अपने हाथों से उसे कपड़े बदलवाए थे। बार बार दिमाग में वो मंजर आते तो वो बुरी तरह बेचैन हो जाता था, मगर उस लड़की के सामने खुद को जाहिर नहीं होने दिया कि कहीं ना कहीं वो उसके लिए दिल हार चुका है। और आज जब गुस्से में आकर उसके नरम लबों को छुआ तो दिल में जज्बात और भी जोरों से भड़कने लगे थे। काम के बीच भी बार बार उसका दिमाग दीपिका में जाकर उलझ रहा था। उसे देखने के लिए मन बेचैन हो रहा था। जल्दी जल्दी अपना कुछ काम निपटाकर जब वो वापस अपने फ्लैट पर आया तो फ्लैट में पूरी तरह सन्नाटा था। जैसे ही कमरे का दरवाज़ा खोला तो दीपिका फर्श पर घुटनों में मुंह दिए बैठी थी। सामने टोकरी में सारे फ्रूट्स वैसे के वैसे ही पड़े हुए थे। उसने फ्रूट्स नहीं खाए थे। चेहरे पर आंसुओं के निशान देखकर प्रिंस का दिल बेचैन हुआ था, लेकिन वो उसके साथ जानबूझकर कठोर रवैया अपना रहा था और गुस्से से कहने लगा, तुमने फ्रूट्स क्यों नहीं खाए? और दीपिका कुछ भी नहीं बोली तो वो उसके पास चला आया। कहने लगा, लड़की, मैं तुमसे बात कर रहा हूँ, क्या बहरी हो गई हो? खाना क्यों नहीं खाया? दीपिका ने अपने नए प्लान को खुद को तैयार कर लिया था और रूठे हुए अंदाज में कहने लगी, मुझसे ये सब कुछ नहीं खाया जाता, मुझे तो पिज़्ज़ा खाना है, मुझे फल अच्छे नहीं लगते। उसके इस मासूम अंदाज पर प्रिंस हैरान हुआ था। उसे तो लग रहा था कि वो तूफान बनी बैठी होगी। जिस तरह सुबह वो उसके करीब गया था, उसे काट खाने को दौड़ेगी, लेकिन वो तो बहुत ही नॉर्मल अंदाज में बात कर रही थी, बल्कि उसके बात करने के अंदाज में बड़ा ही अपनापन था। प्रिंस के दिल को एक खुशखबर हैरत हुई थी। उसके पास जमीन पर ही दीवार से टेक लगाकर बैठ गया और कहने लगा, तभी तो इतनी दुबली पतली हो, अच्छी चीज़ें नहीं खानी, जंक फूड खाना है मैडम को। वो उसके नरम नाजुक दुबले पतले शरीर को देखते हुए हल्के से मुस्कुराकर बोला था और वो उसकी नज़रों की तपिश से अपनी नज़रें झुका गई थी। उसकी घुमावदार लरजती पलकों ने प्रिंस के दिल में शोर मचाया था और फिर वो चुपचाप उठकर बाहर चला गया। मगर ठीक आधे घंटे बाद जब आया तो हाथ में पिज़्ज़ा और कोल्ड ड्रिंक था। खुद भी उसके साथ ही बैठ गया, क्योंकि प्रिंस खुद भी सुबह का भूखा था। भूख तो दीपिका को भी बहुत लगी थी। जल्दी से वो उसके सामने ही खाने लगी तो प्रिंस के चेहरे पर एक मुस्कान फैल गई, लेकिन अगले ही पल वो मुस्कान को छुपा गया। दीपिका कहने लगी, प्रिंस, क्या सब डाकू लुटेरे तुम्हारे जैसे ही होते हैं? प्रिंस कहने लगा, क्या मतलब? वो कहने लगी, मतलब ये कि तुम कितने अच्छे हो। मैंने तो सुना था कि जो लोग अगवा करके ले जाते हैं वो मारते हैं, पीटते हैं, बहुत बुरा सलूक करते हैं, मगर तुमने तो मेरे साथ ऐसा कुछ भी नहीं किया। वो पिज़्ज़ा का एक बाइट लेते हुए बोली तो प्रिंस की आंखों में शरारत उभर आई। तुरंत तंग करने वाले अंदाज में कहने लगा, ये सब तो मर्दों के साथ करते हैं, अगर कोई लड़की आ जाए तो फिर उसे दूसरे तरीके से हैंडल किया जाता है। वो अपना एक होंठ काट कर शरारती अंदाज में बोला तो दीपिका कांप उठी। तुरंत खुद को संभालते हुए कहने लगी, अच्छा, मुझसे पहले कितनी लड़कियों को पकड़ा है बताओ, और उनके साथ क्या क्या किया है तुमने? वो तुरंत कहने लगा, आज से पहले किसी लड़की को नहीं पकड़ा, तुम पहली लड़की हो। बातों बातों में वो उससे ये भी उगलवा चुकी थी कि उसके माँ बाप कहाँ हैं। प्रिंस कहने लगा, मैं अनाथ आश्रम में पला बड़ा हूँ, इससे ज़्यादा मैं तुम्हें कुछ नहीं बता सकता। बस हालात ने मुझे ये शॉर्टकट बताया कि मैं लोगों के जायज़ कामों में उनकी मदद करूं। ये बात सुनकर दीपिका को समझते देर न लगी कि सेठ सोमनाथ ने उसे बेवकूफ़ बनाया है। वो तुरंत सारी हकीकत प्रिंस को बताने लगी कि वो ज़मीनें तो उन्हीं की थीं। जानबूझकर वो अमीर सेठ वो ज़मीनें उनसे छीनना चाहता है। ये सुनकर प्रिंस एक पल के लिए खामोश हो गया था। फिर कहने लगा, ये सब मुझे पहले नहीं पता था, लेकिन अब तो मैंने सेठ से पैसे ले लिए हैं और वो पैसे भी खर्च हो चुके हैं, तो अब मजबूरन मुझे तुम्हें अपने पास रखना पड़ेगा। अब खा लिया ना तुमने तो चुपचाप सो जाओ। और वो बस एक गहरा सांस लेकर रह गई थी। वो तो बस किसी तरह उसका दिल जीत कर यहाँ से निकलना चाहती थी। 2 दिन और बीत चुके थे। अब उसे कमरे से बाहर आने की आज़ादी मिल चुकी थी, लेकिन फ्लैट के गेट पर एक बड़ा सा ताला लगा कर रखा था और उसने भागने की कोशिश भी छोड़ दी थी। धीरे धीरे वो अब घर के कामों में दिलचस्पी लेने लगी थी। उसने उस फ्लैट की झाड़ पोंछ करना शुरू कर दी, साफ सफाई करने लगी। फ्लैट को बिल्कुल एक घर जैसा बना दिया था। उसे देखकर प्रिंस बहुत हैरान हुआ था। उस दिन जैसे ही वो उसके कमरे में आया तो वो उस समय बाथरूम से नहाकर निकली थी। दुपट्टे से आज़ाद वो आईने के सामने खड़ी अपने बालों को सुलझा रही थी। लंबे घने गीले बाल उसे कमर तक भीगा चुके थे।
उसके शरीर की रौनकें साफ नजर आ रही थीं। बेखुदी से वो आगे बढ़ा और अपना हाथ दीपिका की कमर पर रख दिया। धीरे से उसकी गर्दन से बालों को हटाया और फिर अगले ही पल बेखुदी में भरकर अपने होंठ दीपिका की गर्दन पर रख दिए। दीपिका के वजूद में करंट सा लगा था। दिल तो यही चाह रहा था कि वो उसे खुद से दूर झटक दे, मगर नहीं, वो भी चुपचाप खड़ी अपना चेहरा छुपा गई। उसे इस तरह शर्माता देखकर प्रिंस के लबों पर मुस्कान आई थी और उसने उसे अपनी ओर घुमाते हुए अपनी बाहों में समेट लिया। उसके चेहरे से हाथों को हटाते हुए उसके चेहरे के खूबसूरत रंग देखने लगा। उसको ठोड़ी से ऊपर उठाते हुए बहुत ही प्यार भरी नज़रों से उसे देख रहा था। दीपिका, जब से तुम मेरी ज़िंदगी में आई हो ऐसा लगता है कि मुझे ज़िंदगी से प्यार हो गया है। बढ़ने से पहले तो मैं सिर्फ पेट की भूख शांत करने के लिए पैसा कमाता था, लेकिन अब मुझे जीने का एक मकसद मिल गया है। और दीपिका ने मुस्कुराते हुए अपना सर उसके सीने पर रख दिया। प्रिंस, मुझे लगता है कि मुझे आपसे प्यार हो गया है। और ये सुनकर प्रिंस को अपने कानों पर यकीन नहीं आया था। न जाने क्यों, मगर अपनों की मोहब्बत को तरसा हुआ प्रिंस तुरंत यकीन कर चुका था और उसे अपनी बाहों में और भी कसकर दबा लिया। उसे सीने से यूं भींच लिया जैसे दिल के किसी कोने में छुपा चुका हो। कहने लगा, मैंने भी जब पहली बार तुम्हें देखा था तो मैं तुम पर अपना दिल हार चुका था। मुझे नहीं पता था कि एक गैंगस्टर की मोहब्बत क्या होती है, क्या मुझे ऐसे व्यक्ति को मोहब्बत करनी चाहिए या नहीं, मगर दीपिका, मैं तुम पर अपना दिल हार बैठा हूँ। उसे बाहों में भरकर वो ये सब कह रहा था और दीपिका किसी तरह खुद को संभाले हुए उसकी बाहों में सिमटी खड़ी थी। कुछ दिन यूं ही गुजर गए। वहीं दूसरी तरफ दीपिका के पापा पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करवा चुके थे। हर संभव कोशिश की जा रही थी, मगर दीपिका उन्हें कहीं भी नहीं मिल रही थी। घर में तो एक कोहराम सा मचा हुआ था। 15 दिन गुजर चुके थे। दीपिका की बात पर यकीन करते हुए प्रिंस ने सच्चाई का पता लगाने की कोशिश की और वही सच सामने आया जो दीपिका ने उसे बताया था। यानी सेठ सोमनाथ झूठा था। प्रिंस को असलियत पता चली तो वो कहने लगा, आज मैं तुम्हें वापस तुम्हारे माँ बाप के पास छोड़ने जा रहा हूँ। रही बात उस सेठ की, तो पता नहीं वो कितने लोगों की ज़मीनें गैर कानूनी तरीके से हथियाकर अपने पास रख चुका है। उसका भांडा भी मैं आज फोड़ कर रहूँगा। और दीपिका की तो खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा था। वो कहने लगी, तुम सच कह रहे हो ना? उसके चेहरे की खुशी देखकर प्रिंस धीरे से मुस्कुरा दिया था। हाँ, बिल्कुल सच, तैयार हो जाओ। और इतनी बड़ी खुशी की खबर सुनकर दीपिका आज सचमुच खुशी के मारे प्रिंस से लिपट गई थी। थैंक यू सो मच प्रिंस, मुझे यकीन नहीं आ रहा। और प्रिंस ने उसकी कमर में बाहें डालते हुए उसके माथे पर अपने होंठ रखकर धीरे से कहा था, यकीन कर लो मेरी जान, मैं तुम पर और जुल्म नहीं कर सकता। मैं अपने पापा से बात करूंगी प्रिंस, और फिर वे हमारी शादी करवा देंगे। और प्रिंस की आंखों में जिंदगी नाचने लगी थी। वो एक ही पल में न जाने कितने सपने सजा बैठा था। वो मुस्कुराकर उसे अपनी जीप में बिठाकर उसके घर की तरफ ले जाने लगा। दीपिका का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। जैसे वो प्रिंस के साथ उसके घर पहुंची तो प्रदीप साहब अपनी बेटी को सामने देखकर दीवाने होकर उसकी ओर दौड़े। 15 दिनों में ही वो बिल्कुल बूढ़े लगने लगे थे। दीपिका की माँ और उसके पापा उसे दीवानगी से चूम रहे थे। तुम ठीक तो हो ना? प्रिंस एक और खड़ा था, उन लोगों को अपनी बेटी से मिलते हुए देख रहा था। वो बस इंतजार में था कि कब दीपिका उसका परिचय अपने माता पिता से कराएगी। तभी रोती हुई दीपिका जो बोली थी, प्रिंस को ऐसा लगा जैसे किसी ने उसे आसमान से नीचे फेंक दिया हो। पापा, ये वही व्यक्ति है जिसने मुझे किडनैप किया था और समीर सेठ ने इसे मुझे किडनैप करने के लिए पैसे दिए थे। घर के बाहर खड़े पुलिस अधिकारी जो दीपिका की जानकारी लेने आए थे, तुरंत उन्होंने प्रिंस को पकड़ लिया। प्रिंस उसे जख्मी नज़रों से देख रहा था। आंखों में अफसोस और गुस्से के मिले जुले भाव थे। वो बोला, दीपिका, ये सब क्यों किया? तुम यूँ मेरे भरोसे के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकती। मैंने आज तक किसी पर इतना अंधा विश्वास नहीं किया जितना तुम पर किया था। और तुमने क्या किया? तकलीफ और गुस्से के एहसास से प्रिंस की आंखें नम हो गई थीं। वो तो बहुत सारे सपने सजा चुका था और वो सपने एक झटके में टूट गए थे। वो तुरंत हंस पड़ी और ताली बजाते हुए बोली, तुमने मुझे 15 दिन तक अपनी कैद में रखा, मेरे माँ बाप को तकलीफ दी, तुम्हारे करीब आना, तुमसे प्यार भरी बातें करना और फिर तुमसे मोहब्बत का इजहार करना, ये सब तो एक ड्रामा था। तुम जैसे सड़क छाप गुंडे से कौन शादी करेगा? तुम जैसे गुंडे से शादी करने से अच्छा तो मैं जिंदगी भर शादी न करूं। आगे से किसी लड़की को उठाने से पहले 100 बार सोचना। वो तंज भरे अंदाज में ये सब कह रही थी और प्रिंस का जी चाह रहा था कि इसी पल उसकी सांसें तन से जुदा हो जाएं।
कुछ देर पहले तक जिंदगी बहुत खूबसूरत लग रही थी, लेकिन अब वही जिंदगी उसे एक बोझ की तरह लगने लगी थी। पुलिस उसे पकड़ कर ले जा रही थी। अगर वो चाहता तो खुद को छुड़वाकर भाग सकता था। आज तक न जाने कितने ही मौकों पर वो पुलिस को चकमा देकर भागा था, लेकिन आज आज उसने भागने की कोई कोशिश नहीं की थी। दिल पर जो चोट लगी थी, वो चुपचाप पुलिस के साथ चला गया था। उसने अपने माँ बाप को सब कुछ बता दिया था कि उसे उस सेठ के कहने पर ही उठाया गया था। प्रदीप साहब ने एक बार फिर पुलिस को जांच करने को कहा। सेठ का नाम सुनकर पहले तो पुलिस घबरा गई थी, लेकिन जब वहां एक ईमानदार पुलिस अधिकारी के सामने प्रदीप साहब ने अपना केस रखा तो वो भी गुस्सा हो गए और तुरंत कड़ी कार्रवाई शुरू हो गई। घर आकर वो बहुत खुश थी, मगर दिल में एक अजीब सी कसक बाकी रह गई थी। बार बार दिमाग में प्रिंस का ख्याल आ रहा था। इतने दिन तक वो उसके साथ रही थी, लेकिन सिवाय धमकी के वो उसके करीब नहीं आया था। उसने उसका बहुत ख्याल भी रखा था, वरना वरना इस टाइप के लोग तो कुछ भी कर सकते थे। यहाँ तक कि प्रिंस ने उसे अतुल से भी बचाया था। अतुल से तो लाख गुना बेहतर था प्रिंस। वो कैसे किसी के जज्बातों के साथ खेल गई थी, ये सब सोचकर दीपिका को बुरा लग रहा था। साथ ही खुद को समझा भी रही थी कि वो था ही इसी लायक। पता नहीं कितनी लड़कियों की जिंदगी उसने खराब की होगी, मगर वो प्रिंस की उन आंखों को भुला नहीं पा रही थी जो दीपिका को देखते ही चमकने लगती थीं। उसकी आंखों की चमक साफ दिखा रही थी कि वो उसकी जिंदगी में आने वाली पहली लड़की है। घर में आए हुए उसे 2 दिन हो चुके थे। उस शाम भी उसे भूख नहीं थी, बस थोड़ा सा खाना खाकर कमरे में आ गई थी। बार बार जी चाहता कि वो प्रिंस को जेल से निकलवा दे। अब इतना भी खुदगर्ज और पत्थर दिल क्या होना। ये सोचते हुए वो आंखें बंद करके पता नहीं रात के किस पहर सो गई। तुम पुलिस के हाथ कैसे लग गए यार? हालांकि 10 साल के करियर में तुम पर पुलिस हाथ डालना तो दूर की बात, तुम्हें छू भी नहीं सकी। उसका सबसे करीबी दोस्त बलवंत हैरत से उसे देख रहा था। वो कुछ ही देर पहले प्रिंस को जमानत पर छुटा कर लाया था, जबकि प्रिंस की आंखें बर्दाश्त की शिद्दत से लाल हो रही थीं। वो कुछ भी नहीं बोला था। दीपिका अब उसकी जिद बन चुकी थी। इतनी आसानी से वो उसे छोड़ने वाला नहीं था। उसकी जिंदगी में आने वाली वो पहली लड़की थी और उसने उसके जज्बातों को बुरी तरह कुचल कर रख दिया था। बलवंत को कुछ काम के बारे में समझाकर वो उसे वापस भेज चुका था और अब उसके कदम दीपिका के घर की ओर उठे थे। दीपिका गहरी नींद में सो रही थी जब उसके घर के पीछे से दीवार फांद कर प्रिंस अंदर दाखिल हुआ और फिर बड़ी कुशलता से दीवारें फांदता हुआ अपनी मंजिल पर पहुंच गया। जैसे ही बालकनी में पहुंचा तो सामने ही कांच की खिड़की से उसे दीपिका बेखबर सोती हुई दिखी थी। हर बात से बेखबर वो खुली किताब की तरह अपने बेड पर बेपरवाह लेटी थी। खूबसूरत पर्पल नाइटी में उसका दूधिया रंग दमक रहा था। दिल में मोहब्बत तो थी, लेकिन उसकी जगह गुस्सा और जिद ने भी ले ली थी। खिड़की खोलकर वो अंदर गया और अगले ही पल उसके पास बेड पर लेट गया और फिर अपनी बाहों में भरकर उसे अपने सीने से लगा गया। पहले तो वो इसे अपना सपना समझती रही, लेकिन प्रिंस की उंगलियां उसके वजूद पर फिसलती जा रही थीं। और जब ये एहसास तेज हुआ तो फिर डर कर उसने जल्दी से आंखें खोली थीं। सामने ही प्रिंस को देखकर उसके गले से एक चीख निकली थी। तुरंत प्रिंस उसके होठों पर हाथ रख चुका था। दीपिका समझ नहीं पा रही थी ये सपना था या हकीकत। आवाज़ न निकले तुम्हारी, वरना तुम जानती हो कि मैं क्या कर सकता हूँ। ये कहते हुए प्रिंस ने उसके होठों से अपना हाथ हटाया था। वो डरते हुए कहने लगी, छोड़िए मुझे, यहाँ क्या कर रहे हैं आप? मगर वो गुस्से में बोला, तुम्हें क्या लगा था तुम आसानी से मुझसे पीछा छुड़ाकर चली जाओगी? मोहब्बत थी तुम मेरी, लेकिन अब मेरी जिद बन चुकी हो। तुमने मेरे साथ अच्छा नहीं किया। अब तुम्हारी सज़ा यही है कि तुम सारी ज़िंदगी एक गैंगस्टर के साथ रहोगी। तुम्हारे लिए तो मैं सब कुछ छोड़ देना चाहता था, जायज़ कमाई करना चाहता था, लेकिन अब हरगिज नहीं बदलूंगा और तुम्हारे बाप को एक गैंगस्टर दामाद ही मिलेगा। ये कहकर उसने जोर से दीपिका को अपनी ओर खींचा था और अपने होंठ उसके कान के पास ले जाकर धीरे से फुसफुसाते हुए बोला, चुपचाप अपने माँ बाप को मेरे लिए मना लेना, वरना मेरे हाथों से तुम्हारा बाप बच नहीं सकेगा और ना ही तुम्हारी माँ। जिस तरह अतुल को मारा था ना, ठीक वैसे ही उनको भी। दीपिका ये सब सुनकर घबरा चुकी थी। वो उसे धमकी देकर चला गया था। कहने लगा कि अगले 24 घंटे के अंदर अंदर मुझे शादी के लिए हाँ चाहिए, वरना। दीपिका ने जब ये सुना तो पूरी तरह से घबरा गई। अगले ही दिन डरते डरते उसने अपने माँ बाप से कहा था कि मैं प्रिंस से शादी करना चाहती हूँ। इस बात पर उसे अपने पापा से थप्पड़ भी पड़ा था, मगर वो जिद पर अड़ी हुई थी कि नहीं, मुझे उससे अच्छा लड़का नहीं मिल सकता। वो मेरी खातिर सुधर जाएगा, मुझे उसी से शादी करनी है।
अगर वो हमारे घर का दामाद बनेगा तो ये सेठ जैसे लोग हमसे दूर रहेंगे। अगर मेरी शादी उससे नहीं हुई तो मैं मर जाऊंगी। जब वो अपनी जिद पर अड़ी रही और मरने की धमकी दी तो प्रदीप साहब को मानना पड़ा। उसकी माँ अर्चना जी भी कहने लगी कि देखो 15 दिन तक ये घर से बाहर रही, पूरे परिवार में ये बात फैल गई है, कोई भी लड़का उसे अपनाएगा नहीं, बात बात पर उसे ताने दिए जाएंगे। इसलिए हमें लगता है कि हमें इसी प्रिंस से इसकी शादी करवा देनी चाहिए। न चाहते हुए भी प्रदीप साहब ने प्रिंस के इस रिश्ते को स्वीकार कर लिया। 1 हफ्ते के अंदर अंदर शादी की सारी रस्में पूरी कर दी गई थीं। दीपिका विदा होकर फिर उसी फ्लैट में आ चुकी थी। प्रदीप साहब ने ये शर्त जरूर रखी थी कि तुम मेरी कंपनी में ही काम करोगे और तुम्हें फिर से ऐसे गैर कानूनी काम करते हुए मैं नहीं देखना चाहता। और प्रिंस ने चुपचाप सर झुकाकर उनकी बात मान ली थी। असली हिसाब तो उसने दीपिका से पूरा करना था। कमरे में आते ही एक नज़र उसने देखा, दुल्हन के जोड़े में सजी दीपिका बहुत खूबसूरत लग रही थी। अगर उसकी जगह कोई और होता तो होश खो बैठता, लेकिन प्रिंस के दिलो दिमाग में तो गुस्से की आंधियां सी चल रही थी। वो चलता हुआ उसके करीब आया और अगले ही पल उसे ठोड़ी के नीचे हाथ रखकर कहने लगा, तुमने अच्छा नहीं किया, मेरे साथ, मेरे जज्बातों के साथ खिलवाड़ किया तुमने, मुझे तकलीफ दी, धोखा दिया। क्या तुम्हें लगता है कि मैं इतना सब कुछ इतनी जल्दी भूल जाऊंगा? हरगिज भी नहीं। इसका बदला तो तुम्हें उतारना ही होगा। आंसू भरी निगाहों से उसने प्रिंस को देखा था और कांपते होठों से बस एक बात कही थी, प्रिंस, मैं तुम्हें अपनी सफाई में कुछ भी नहीं कहूँगी, क्योंकि मुझे पता है तुम इस वक्त गुस्से में हो और तुम्हें मेरी बातें झूठी लगेंगी, अगर मैं सच भी कहूँ तब भी। लेकिन एक बात कहने से खुद को रोक नहीं पाऊंगी, और वो ये है कि तुम्हारे जाने के बाद मुझे एहसास हुआ था कि प्यार का नाटक करते करते मैं तुमसे सच में प्यार कर बैठी थी। उसके कांपते होंठ और आंखों की नमी देखकर प्रिंस एक बार फिर अपना दिल डूबता हुआ महसूस कर रहा था। और प्रिंस जख्मी सी हंसी हंसकर आगे बोला, मैं कैसे विश्वास कर लूं कि तुम मुझसे मोहब्बत करती हो, हालांकि तुम्हारा असली चेहरा मैं देख चुका हूँ। प्रिंस, अगर मैं तुमसे प्यार न करती होती तो आज तुम्हारी सेज सजाए तुम्हारी दुल्हन बनकर न बैठी होती। तुमने मुझे धमकी दी थी ना कि अगर मैं तुमसे शादी नहीं करूँगी तो तुम मेरे माँ बाप को नुकसान पहुँचाओगे। ये मेरी मोहब्बत थी जो मैं तुमसे शादी पर राजी हुई थी, ना कि ये डर था कि तुम मेरे माँ बाप को नुकसान पहुँचा दोगे। अगर मुझे तुमसे मोहब्बत न होती तो मैं खुद को ख़त्म तो कर लेती, लेकिन कभी भी तुम्हारी दुल्हन न बनती। आंसू टूट कर प्रिंस के हाथों पर गिरे थे। मुझे माफ़ कर दो, ये सब मेरा बचपना था। मैं समझ ही नहीं पाई कि मैं क्या कर रही थी। मैं डर गई थी, किसी तरह तुम्हारी कैद से निकलना चाहती थी। पर मैं वादा करती हूँ कि मैं सारी ज़िंदगी आपकी वफादार बनकर रहूँगी। आज हमारी सुहागरात है ना, और मैं अपना आप आपको सौंप दूँगी। मैं कोई भी विरोध नहीं करूँगी। लेकिन अब मुझे तुम्हारे साथ की कोई ज़रूरत नहीं, न तुम्हारी संगत के लिए मेरे दिल में कोई फीलिंग है। तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हारे इश्क में पागल होकर तुमसे शादी कर चुका हूँ? नहीं, बल्कि तुम्हें सज़ा देने के लिए ये शादी की है। अब यही तुम्हारी सज़ा है कि तुम शादीशुदा होकर भी कुंवारी जैसी ज़िंदगी बिताओगी। तुम्हें हर पल प्रिंस की नफ़रत झेलनी होगी, क्योंकि तुम्हें प्रिंस की मोहब्बत रास नहीं आई। वो ये कहकर अपना तकिया उठाकर सोफे पर जाकर लेट गया और वो दुल्हन बनी बिस्तर पर बैठी रह गई। दीपिका ने तय कर लिया था कि वो अपने प्यार को पाकर रहेगी। प्रिंस उससे नाराज है और वो उसे मना कर ही रहेगी। दीपिका प्रिंस के लिए हर रोज़ तैयार होती, खुद को सजाती संवारती, लेकिन वो उस पर एक नज़र डालने के बाद दूसरी नज़र डालना पसंद नहीं करता था। उस दिन दीपिका प्रिंस को नाश्ते के लिए बुलाने आई तो प्रिंस शीशे के सामने खड़ा अपनी शर्ट पर बटन लगाने की नाकाम कोशिश कर रहा था, और न जाने क्या सोचते हुए दीपिका उसके पास आकर खड़ी हो गई। लाइए, मैं लगा देती हूँ, मैं खुद लगा लूँगा, उसने नाराज़गी से कहा, और दीपिका के होंठों पर एक हल्की सी मुस्कान आई थी। शादी को 2 महीने होने को आए थे और दीपिका देख रही थी इन 2 महीनों में प्रिंस ने काफ़ी हद तक खुद को बदल लिया था। अपने कुछ दोस्तों के साथ मिलकर उसने एक छोटा सा बिजनेस शुरू किया था, जिसमें आजकल वो काफ़ी मेहनत कर रहा था। सुबह जाता और रात के 11-12 बजे वापस लौटता था। वो नाराज़गी से मुंह फुलाए अब भी बटन लगाने की जी तोड़ कोशिश कर रहा था, और फिर दीपिका ने बिना कुछ कहे उसके हाथ से सुई लेकर उसकी शर्ट पर बटन लगाना शुरू कर दिया, और प्रिंस ने उसे इनकार नहीं किया था। वो उसके बेहद करीब खड़ी थी, इतना करीब कि दोनों के दिल की धड़कन बुरी तरह शोर मचाने लगी थी। न चाहते हुए भी प्रिंस की नज़रें दीपिका की खूबसूरत नरम गर्दन पर अटक गई थीं। उसे वो पल याद आने लगा जब उसने पीछे से आकर दीपिका की गर्दन पर अपने होंठ रखे थे।
और यह एहसास आते ही उसका मन बुरी तरह मचलने लगा था, दोबारा से दीपिका के नरम वजूद को छूने के लिए। लेकिन अना की दीवार ऊंची थी। वो इस तरह दीपिका के सामने हार नहीं मान सकता था। खुद पर प्रिंस की नज़रों की तपिश महसूस करके दीपिका बुरी तरह हड़बड़ाई थी और इसी हड़बड़ाहट में सुई उसकी उंगली में चुभ गई। औच! एक सिसकी उसके मुंह से निकली थी और प्रिंस एकदम तड़प उठा था। क्या हुआ? आर यू ओके? दिखाओ कहाँ लगी। उसने एकदम दीपिका का हाथ थाम लिया था। उसकी उंगली से खून की बूंद छलक उठी थी और अगले ही पल प्रिंस ने उसकी उंगली को अपने मुंह में रख लिया, जबकि दीपिका नम आंखों से प्रिंस को देख रही थी। उसकी बेचैनी, उसकी तड़प बताती थी कि वो अब भी अपनी दीपिका से प्यार करता है और ये सोचते ही उसकी आंखों में आंसू आ गए थे। प्रिंस की नज़रें दीपिका के चेहरे पर फैली मुस्कान पर पड़ी तो उसे अपनी जल्दबाजी का एहसास हुआ था। तुरंत उसने दीपिका की उंगली अपने मुंह से निकाली और शर्ट के बटन बंद करने लगा। ज़्यादा दर्द हो तो पेन किलर ले लेना, कहते हुए वो कमरे से निकल चुका था, जबकि दीपिका के होंठों पर एक गहरी मुस्कान थी। प्रिंस ने अपने प्रभाव का इस्तेमाल करके सेठ सोमनाथ को अच्छा खासा सबक सिखा दिया था। वकील को भी उसने खूब डराया धमकाया था, जिसके बाद केस प्रदीप साहब के पक्ष में हो गया था। उल्टा उस सेठ ने जिन जिन से ज़मीनें ली थी वो भी वापस हो गई थी। प्रदीप साहब खुशी से अपने घर में एक पार्टी रख रहे थे, जिसमें प्रिंस और दीपिका भी आए थे। हर कोई प्रिंस की तारीफ कर रहा था कि आपका दामाद तो बहुत अच्छा है। कोई उसकी हकीकत नहीं जानता था, लेकिन हर कोई यही कह रहा था कि ये तो चांद और सूरज की जोड़ी है। उस दिन जब वो घर वापस आए तो रास्ते भर दीपिका चोरी चोरी प्रिंस को देखती रही। उसका दिल बुरी तरह मचल रहा था प्रिंस की मोहब्बत पाने के लिए। वो ये तो जानती थी कि प्रिंस भी उससे मोहब्बत करता है, लेकिन अभी फ़िलहाल गुस्से में है। उसे पता था कि प्रिंस का गुस्सा कैसे उतारना है और ये सोचते ही उसके चेहरे पर एक हल्की सी शर्मीली मुस्कान आई थी और प्रिंस ने कनखियों से उसकी मुस्कान को देखा था। दीपिका ने अलमारी से एक बेहद खूबसूरत और बोल्ड नाइटी निकाली, जिसे पहनते ही उसकी खूबसूरती में चार चांद लग गए थे। एक पल के लिए तो वो खुद को देखकर खुद ही शर्मा गई थी। लाल रंग की ये नाइटी उसके दूधिया रंग पर खूब जच रही थी। बालों को खुला छोड़ दिया था। एक नज़र शीशे पर डाली और खुद पर परफ्यूम स्प्रे करके ड्रेसिंग रूम से बाहर निकल आई। प्रिंस की नज़र जैसे ही उस पर पड़ी तो वो उसे देखता ही रह गया था, लेकिन फिर तुरंत अपना सिर झटक दिया और कहने लगा, अगर तुम ये सब करना चाहती हो तो मैं दूसरे कमरे में जाकर सो जाता हूँ। और वो जैसे ही उठा, दीपिका ने प्रिंस का हाथ पकड़ लिया और पीछे से उसे अपनी बाहों में भर लिया। दीपिका का नाजुक वजूद जब प्रिंस की पीठ से टकराया तो उसके दिल में एक आग सी सुलग उठी थी। जज्बात बुरी तरह मचल उठे। गहरी सांस लेकर उसने खुद को काबू करने की कोशिश की, लेकिन कामयाब न हो सका। वो दीपिका से नाराज़ था, लेकिन थी तो वो उसकी महबूब पत्नी ही ना, और अब जबकि उसके इतने करीब थी तो कैसे खुद को रोकता। वो सांस रोककर खड़ा रहा, जबकि दीपिका अब घूमकर उसके सामने आई थी। बहुत बुरे हो तुम प्रिंस। जिसकी इतनी खूबसूरत बीवी हो वो भला कैसे उससे दूरी बना सकता है। लेकिन अब बस बहुत तड़पा लिया तुमने मुझे। अगर तुम मुझे ज़बरदस्ती अपनी बीवी बना सकते हो तो मैं भी ज़बरदस्ती इस रिश्ते को शुरू कर सकती हूँ। पत्नी हूँ तुम्हारी, कोई रखेल। और दीपिका के शब्द उसके होठों में रह गए थे जब प्रिंस ने उसके होठों पर अपनी उंगली रख दी। खबरदार जो खुद के बारे में ऐसे शब्द बोले, मुंह तोड़ दूंगा तुम्हारा। और फिर खींचकर दीपिका को उसने अपने सीने से लगा लिया था और जैसे ही उसने दीपिका को अपने करीब किया तो दिल को एक करार सा मिला था और दीवाना बार उसने दीपिका को प्यार करना शुरू कर दिया, जो न जाने कब से उसे पाने के लिए मचल रहा था। लेकिन एक जिद लगाए बैठा था कि दीपिका को उसकी गलती का एहसास कराऊंगा। हालांकि गलती तो उसकी भी थी, लेकिन उसने अपनी गलती को सुधारा था और उसे इज्जत के साथ उसके घर छोड़कर आया था। एक झटके से उसने दीपिका को अपनी बाहों में उठा लिया था। पहले से मोटी हो गई हो यार, पहली बार तुम्हें बाहों में उठाकर लाया था तब इतनी भारी नहीं थी, वो आहा भरते हुए बोला था और दीपिका खिलखिलाकर हंस पड़ी। अब जंक फूड खाना जो बंद कर दिया है, इसीलिए उसने बड़े ही प्यार से दीपिका को बेड पर लाकर लिटाया था और पूरी शिद्दत से उसके नरम होठों पर झुका था। दीपिका भी न जाने कब से अपने प्रिंस के लिए तरस रही थी। वो बेकरार होकर प्रिंस का साथ देने लगी। कुछ ही देर में वो उसे नाम मात्र नाइटी से भी आज़ाद कर चुका था। दीपिका की मदहोश सिसकियाँ प्रिंस की शिद्दत को और भी हवा दे रही थीं। वो पूरे मन से उस पर अपनी चाहतें लुटा रहा था। दीपिका की मोहब्बत का असर था कि वो पूरे मन से अपने बिजनेस पर ध्यान देने लगा था। इसके साथ साथ दीपिका को टाइम देना नहीं भूलता था।
दोनों की मोहब्बत दिन ब दिन बढ़ती ही जा रही थी। गैंगस्टर गैंग तो उसने कब का छोड़ दिया था, लेकिन अभी भी अगर कोई सेठ जैसा शख्स किसी शरीफ इंसान को तंग करने की कोशिश करता तो वो तुरंत पहुंचकर उसे सबक सिखा देता था। दोस्तों, आज की हमारी ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करना। रोज़ ऐसी ही और कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना।